अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी कि 2026 वाले साल की टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवा सकते हैं आप। एफबीआई ने क्योंकि 2026 वाले साल का फॉर्म चेंज भी कर दिया है और लेटेस्ट ही मैंने ईयर में कुछ जो है ना वो लॉ के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस भी आते रहते हैं और लोग भी इस हवाले से जो है ना वो पूछते रहते हैं कि सर पिछले वो तो आपने जो वीडियो बनाई थी वो तो पिछले साल रिटर्न फाइल करने के टॉपिक के ऊपर थी, अब लेटेस्ट वीडियो बताएं। हालांकि कुछ ज़्यादा चेंजेस नॉर्मली नहीं होते लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिश होती है कि एक लेटेस्ट वीडियो आ जाए ताकि लोग पुराने साल की वीडियो देख के ये ना समझे कि शायद ये नए साल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो इस वजह से भी नई वीडियो आ जाती है और अगर फॉर्म के अंदर कुछ चेंजेस आ जाए तब भी नई वीडियो बनाना जो है ना वो जरूरी हो जाता है। हालांकि 25 वाले साल के टॉपिक पर मेरी लिहाजा से पहले ही वीडियो मौजूद है। अच्छा जी, तो बगैर कोई डिले किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपने अगर अकाउंट बना लिया अपना तो यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर देना। अगर अकाउंट नहीं बनाया तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने अपना अकाउंट बना लेना है। यहाँ इस ऑप्शन के अंदर आप अपना आईडी कार्ड नंबर और दीगर इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं और उसके बाद एड्रेस डालते हैं, फिर कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन नंबर ईमेल डालते हैं और उसके बाद उन नंबर ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड जाते हैं। देन अगली ऑप्शन के अंदर आप अपना पासवर्ड सेट करते हैं और देन उसके बाद आपको एक कन्फर्मेशन जो है ना वो एक मैसेज आ जाता है कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो वो करने के बाद जी आप वापस पोर्टल के ऊपर आते हैं और यहाँ से अपना आईडी कार्ड नंबर डाल के और यहाँ अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर जाते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने आता है और उसके बाद जी आपने अपनी 26 वाले साल की जो रिटर्न ओपन करनी है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप डेक्लेरेशन वाली ऑप्शन में जाके ये रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल फॉर टैक्स ईयर 2026 इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ये नॉर्मल रिटर्न यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, उसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ तो ये फॉर्म मेरे सामने ओपन हो जाएगा। फॉर्म के अंदर सिस्टम मुझसे पूछेगा जी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर कोई ऐसा आपका सोर्स ऑफ इनकम जिसकी एंट्री सिस्टम ने उठाई हुई है, यानी कि आपका विद होल्डिंग टैक्स कटा है, सैलरी की मद में, रेंटल इनकम की मद में, प्रॉफिट ऑन डेट यानी कि आपका सेविंग अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट वगैरह लगा है उसकी कोई एंट्री सिस्टम ने उठा ली है, या इसके अलावा कोई कैपिटल गेन की एंट्री उठा ली है, बिजनेस वाले हेड के अंदर सिस्टम ने कोई एंट्री आपकी उठा ली है, तो वो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट पहले ही क्लिक हुआ होगा। तो उसको आपने अकॉर्डिंगली करने के बाद कुछ कोई और एक्स्ट्रा ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ जी जिस बंदे की मैंने रिटर्न फाइल करनी है इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है और इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो आपकी जो मुतलका ऑप्शन होगी आपने उसको सिलेक्ट करना है और आगे कंटिन्यू कर देना। लेट्स से आप स्टूडेंट है, आप हाउसवाइफ है या कोई भी ऐसे पर्सन है जिसके तहत आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उस सिनेरियो में आप नो इनकम के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। ये कर लिया और देन उसके बाद आपने बताना है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 82 और 84 के तहत आप पिछले इस साल के अंदर पाकिस्तान के रेजिडेंट थे या रेजिडेंट नहीं थे। तो ये कैसे डिसाइड होता है? अगर 183 दिन से ज्यादा का टाइम आपने पाकिस्तान में गुजारा था तो फिर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं। अगर 183 दिन से ज्यादा टाइम आपने दूसरे मुल्क में गुजारा है तो फिर आप नो वाली ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। जो ओवरसीज हजरात है वो यहाँ नो वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो नॉर्मली अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदर ही आपने टाइम गुजारा है 183 यानी कि 6 महीनों से ज्यादा, तो फिर आप येस वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो उसके बाद आपने ये स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपका फॉर्म आगे नेक्स्ट मूव हो जाएगा। जैसे पहले पिछले साल का फॉर्म था कुछ उसी तरह की शक्ल आपको नजर आएगी सिवाय चंद चेंजेस के। वो चंद चेंजेस क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। चेंजेस क्या है जैसे कि आप देखें यहाँ कुछ ऑप्शंस एफबीआर ने जो है ना वो चेंज कर दी हैं। जैसे कि अगर मैं पुराने वाले फॉर्म के अंदर जाऊं तो यहाँ ऑप्शन ज्यादा थी, ये डाटा अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, मिनिमम टैक्स, ऑप्शन आउट ऑफ पीटीआर, बिजनेस डिटेल, पेमेंट, कंपनी डायरेक्टर, अटैचमेंट, एट्रीब्यूट, और अब ऑप्शन इन्होंने कुछ कम कर दिए हैं। उसके अलावा ऐड इनकम सोर्स की ऑप्शन यहाँ इन्होंने ऐड कर दिया, कि जो पीछे आप इनकम सोर्स ऐड करके आ चुके हैं उनमें से आपने कोई इनकम सोर्स यहाँ से अनसिलेक्ट करना है या मजीद सिलेक्ट करना है तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सारा फॉर्म डिलीट करके दोबारा से नए सिरे से फॉर्म ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ ऐड कर दिया है। उसके अलावा आपका कैलकुलेट का बटन वैसे ही है। हाँ, अगर आप सैलरी पर्सन है और आपने सैलरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके सैलरी वाला टैब आपने यहाँ ओपन किया है तो फिर जब आप सैलरी वाले हेड के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको अपने एम्प्लॉयर की डिटेल भी अब लाजमी फिल करनी पड़ती है। कैसे? एम्प्लॉयर डिटेल के ऊपर आप क्लिक करते हैं और यहाँ आप अपने एम्प्लॉयर का आईडी कार्ड नंबर या एनटीएन नंबर डालेंगे तो सिस्टम उसका जो है ना वो नाम यहाँ खुद फैच करेगा। लेट्स से अगर आप कहीं ऐसे पर्सन के पास जॉब करते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर के पास जॉब करते हैं, तो फिर आपने यहाँ ये करना है कि आपने यहाँ 8 दफा 9 लिखना है और 5 दफा आपने 8 लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ से सर्च करना है। जैसे आप ये लिखेंगे तो उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ अगर आपको नजर आ रहा हो अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये वाला जो है ना वो सिस्टम उठा लेगा और आप यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे। लेट्स से कई बंदे कई ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहां उनका एम्प्लॉयर का एनटीएन ना एम्प्लॉयर डिटेल प्रोवाइड करता है और वो खास तौर पर कई लोग नॉन फाइलर है तो वो लोग अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने में रिलेक्टेंट होते हैं क्योंकि हम अपना बिजनेस जो है ना वो ऑफ द रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। तो इस तरह के लोग फिर जो है ना वो आपको ज़ाहिर है आपने जब तक ये डिटेल एंटर नहीं करेंगे
आपकी रिटर्न सबमिट ही नहीं होगी। तो ऐसे लोगों के लिए फिर इसको बाईपास करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि यहाँ आप ये वाला इस तरीके से लिख के आप अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला एम्प्लॉय डिटेल एंटर कर लेंगे और उसके बाद आप अपनी सैलरी की डिटेल्स अकॉर्डिंगली पुट करना शुरू कर देंगे। जितनी भी आपको पूरे साल में सैलरी मिली है, लेट्स से ये सैलरी का फिगर है, लिखने के बाद आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा अगर सैलरी के बारे से आपको कोई और आपको अलाउंसेस मिले हैं, कोई एरियर्स वगैरह है, हाँ पेंशन के बारे से एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अब इन्होंने पेंशन की ऑप्शन है वो इन्होंने यहाँ ऐड कर दी है सैलरी के अंदर ही। यानी कि अगर बंदा अपनी पेंशन की रिटर्न भी फाइल करेगा, वो पहले अदर सोर्स के वाले हेड में होती थी, अब अदर सोर्स में इन्होंने जस्ट फैमिली पेंशन डाल दी है। फैमिली पेंशन से मुराद यह कि नॉर्मली पेंशन अगर किसी बंदे को मिलती है, वो बंदा दुनिया में नहीं रहा, फौत हो गया, तो आपको पता है उसके बाद उसके फैमिली मेंबर में से किसी न किसी को जो है ना वो एक खास रूल के तहत पेंशन मिलती रहती है। तो अगर ऐसा कोई सेटअप है पेंशन का, फिर आप अदर सोर्स में डालेंगे जहां पहले डालते थे। उस टॉपिक के ऊपर भी वैसे मेरी वीडियो मौजूद है। लेकिन जो मेन पेंशन है, बंदे को खुद अपनी पेंशन मिल रही है, वो अब ये सैलरी वाले हेड में आ गए। तो यहाँ आपने इसकी एंट्री करके साथ आपने सामने एग्जम्प्ट वाले कॉलम में डालनी है, ये फाइनल टैक्स आपने डालनी। अब पहले फाइनल टैक्स और एग्जम्प्ट का कॉलम जो है ना वो होता था, इकट्ठा होता था, अब इन्होंने लहदा कर दिया। लेट्स अगर किसी को पेंशन मिल रही है तो पेंशन की एंट्री यहाँ डालने के बाद आपने यहाँ नहीं डालनी, आपने यहाँ डालनी है। तो अब इन्होंने पेंशन की एंट्री भी इसी सैलरी वाले टैब के अंदर डाल दी। और अगर आप पेंशनर भी है तो पेंशनर से भी उसके एम्प्लॉयर का एनटीएन सिस्टम बकायदा डिमांड करता है। वो जब तक आप नहीं डालेंगे आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो जस्ट मैं आपको जो है ना वो करके दिखा रहा था कि अगर किसी की पेंशन है तो वो अकॉर्डिंगली डाल सकता है, और किसी की सैलरी के हवाले से डिटेल्स है तो वो अकॉर्डिंगली यहाँ फिल करे। सैलरी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी सैलरी पूरे साल में 6 लाख या इससे कम है तो उसके ऊपर आपको किसी किस्म का कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 6 लाख से ऊपर है तो फिर आपने उसके ऊपर टैक्स पे करना है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये टैक्स चार्जेबल के ऊपर आप क्लिक करें, कंप्यूटेशन में आए तो यहाँ अगर आप नीचे आके चेक करेंगे तो यहाँ देखें सिस्टम कोई टैक्स किसी किस्म का नहीं बना रहा। लेकिन अगर आप कर लेंगे, अमाउंट अपनी बढ़ा के डालेंगे, आप कहते हैं मुझे पूरे साल में 7 लाख रुपए सैलरी मिली है, अभी आपने टैक्सेबल कैटेगरी में सैलरी डाल दी अपनी। अब अगर आपने टैक्सेबल कैटेगरी में सैलरी डाली तो फिर इस सिनेरियो में आप वही टैक्स चार्जेबल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, कंप्यूटेशन में आएंगे और आगे नीचे चेक करें तो सिस्टम देखें यहाँ 1000 रुपए टैक्स बना रहा है। क्योंकि सिस्टम ये रूल है आज की डेट में कि आपकी जो सैलरी 6 लाख से 12 लाख तक है उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो 1% है। तो 1 लाख जो फिगर मैंने डाला है एक्स्ट्रा, उसके ऊपर सिस्टम ने 1000 टैक्स पे करने का आपको बोला है। तो इसके बाद आप अपने रिटर्न को मुकम्मल कंप्लीट करेंगे, सेव करेंगे और प्रीपेयर पीएसआरडी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपना चालान क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसको आप सेव करें यहाँ से, उसके बाद इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें प्रीपेयर पीएसआरडी। तो यहाँ देखें आपको नजर आ गया, आप जनरेट पीएसआरडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी पीएसआरडी जनरेट हो गई है। और आप चाहे तो इसको प्रिंट कर ले या यहाँ से जस्ट पीएसआरडी नंबर नोट करके अपना आप बैंकिंग ऐप से इसकी पेमेंट कर सकते हैं एफबीआर वाले ऑप्शन में जाके। अच्छा जी, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। लेट से आप कहते हैं जी आपकी सैलरी को जितना टैक्स बनता है वो आपके इदारे ने काट लिया, तो फिर आपने विदहोल्डिंग टैक्स वाली कैटेगरी में आना है। यहाँ अगर आप देखें सैलरी फॉर एम्प्लॉइज वाला सेक्शन 149, ये यहाँ सिस्टम ने जो है ना वो अमाउंट उठा लिया, लेकिन आप इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री पहले यहाँ कर सकते थे। अब एडजस्टमेंट की एंट्री यहाँ नहीं होती, अब इसकी एंट्री होती है एम्प्लॉयमेंट वाले हेड के अंदर ही। यहाँ अगर आप देखें तो टैक्स रिडक्शन की एक नई ऑप्शन सिस्टम ने दे दी है। इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो सैलरी आपने यहाँ डाली सिस्टम ने खुद उठाई है। और उसके बाद आप यहाँ जो भी आपका टैक्स कटा है, लेट से 1000 रुपए ही कटा है, तो आप यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ सूरतों में आपका टैक्स ज्यादा कटा होता है, बाद सूरतों में पूरा कटा और बाद सूरतों में कम कटा होता है। तो अगर आपका टैक्स कम कटा हुआ है तो वो फिगर आप डालेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको चालान बना के आपको पे करना पड़ेगा। अगर ज्यादा डाला हुआ है वो अमाउंट आप यहाँ डाल देंगे। और उसके अलावा भी अगर आपके कुछ विदहोल्डिंग टैक्सेस कटे हुए हैं तो उनको भी आप जाके टैक्स चार्जेबल में विदहोल्डिंग टैक्स वाले ऑप्शन में जाके जिस जिस सेक्शन के तहत भी आपके टैक्स कटे हैं उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वाले अपने टैक्सेस सारे के सारे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बाकी विदहोल्डिंग टैक्सेस यहीं से एडजस्ट होंगे, लेकिन जो टैक्स जिस इनकम वाले हेड में फॉल करता होगा, जिस इनकम से उसका ताल्लुक होगा, लेट से बिजनेस की इनकम के साथ उसका ताल्लुक है, तो उसकी ऑप्शन अब उन्होंने बिजनेस वाली ऑप्शन के नीचे ही टैक्स रिडक्शन के अंदर दे दी है। और सेम एम्प्लॉयमेंट की ऑप्शन भी उन्होंने यही टैक्स रिडक्शन की ऑप्शन दे दी है। तो जितने भी सोर्स ऑफ इनकम आप सिलेक्ट करेंगे उसका टैक्स रिडक्शन का अब इन्होंने कॉलम उस सोर्स ऑफ इनकम के साथ ही दे दिया है। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई है। अब लेट से ये मैंने सैलरी डाल दी, उसके बाद इस पर्सन की बिजनेस की इनकम भी है, तो बिजनेस की इनकम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यहां से बनाएंगे। ठीक है, अगर आपकी अदर रेवेन्यू यानी कि आप सर्विस प्रोवाइडर है बिजनेस के अंदर, बिजनेस बेसिकली दो तरह का होता है, या मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग का या सर्विसेज का। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके लिए आप जो है यहाँ एंट्री करेंगे अपनी फी फॉर टेक्निकल सर्विस वाले हेड के अंदर, या इसके अलावा आपको किसी और बिजनेस के सोर्स से पैसे आए हैं तो जो आपका मुतल्लिका हेड है वहां जाके आप एंट्री करेंगे। फिर आप अपने जो भी बैलेंस शीट की एंट्री है, इस टॉपिक के ऊपर भी मेरी बकायदा वीडियो मौजूद है। जो नॉर्मल ट्रेडिंग वाले बिजनेस होते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग वाला टॉपिक।
और उसके अलावा मैंने सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। तो बाकी सारी चीजें सेम है, उन वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप भी कर दूंगा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आने वाले कुछ दिनों में इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर दोबारा नई वीडियोस भी बना दूं। तो फिलहाल अगर कोई बंदा ये वीडियो जो देख रहा है वो बिजनेस पर्सन है, या उसका किसी पेंशन से ताल्लुक है, या उसका एग्रीकल्चर से ताल्लुक है, या वो यूट्यूबर है, ओवरसीज है, फ्रीलांसर है, तो वो उस हवाले से मेरे चैनल के ऊपर मुतलका वीडियो देख सकता है जी। तो इनकम वाले हेड के अंदर एंट्री करने के बाद और टैक्स एडजस्ट करने के बाद आपने सेकंड एंट्री करनी होती है आके वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। और वेल्थ स्टेटमेंट में पहले 2 ऑप्शन बल्कि 3 ऑप्शन होती थी, पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स स्लैश लायबिलिटीज और रिकंसिलेशन। अब सिर्फ 2 ऑप्शन रह गई हैं। जो इन्होंने एक्सपेंसेस वाला हेड है वो अब रिकंसिलेशन वाले ऑप्शन के अंदर ही ऐड कर दिया है। तो इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अगर आप देखें तो सिस्टम ने जो इनकम की एंट्री है वो यहाँ खुद ही उठा ली। पहले आप वहां एंट्री करके आगे नीचे यहाँ एंट्री करते थे। इनकम का सोर्स आपके जिस हेड में भी फॉलो करता है, लेट्स से वो नॉर्मल टैक्स वाला है, वो एग्जाम्प्ट वाला है, वो फाइनल टैक्स वाला है, तो वो सिस्टम उसकी एंट्री यहाँ खुद उठाएगा। आपने जिस ऊपर एंट्री करके आना है अपने मुतलका इनकम वाले हेड के अंदर, यहाँ सिस्टम एंट्री उसकी ऑटोमेटिकली खुद उठा लेगा। उसके अलावा अगर आपको साल में कोई रेमिटेंस मिली है तो रेमिटेंस डालने के लिए भी अब बकायदा आपको जो है ना उसकी अमाउंट बतानी पड़ेगी, सेंडर का नाम बताना पड़ेगा, उसके बाद उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है जो आपको भेज रहा है, और किस कंट्री से आ रही है। आप खुद अपने आप को भेज रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे सेल्फ। तो रेमिटेंस की डिटेल भी अब इस तरीके से एंटर होगी। लेट से आपको 1 से ज्यादा मुल्कों से रेमिटेंस आ रही है और 1 से ज्यादा लोग भेज रहे हैं, तो आपको अपनी रेमिटेंस की लहदा सेग्रीगेशन करके यहाँ अकॉर्डिंगली डालनी होगी। इनहेरिटेंस आपको मिली है तो उसके लिए आपने मुतलका बंदे का आईडी कार्ड नंबर डालना है, जिस बंदे की तरफ से भी, यानी कि आपको वालद वालदा जिसकी तरफ से भी मिल रही है उसकी डिटेल फिल करके गिफ्ट भी आपका ऐसे ही फिल होगा। पर्सनल एक्सपेंसेस अगर आप देखें नीचे यहाँ, तो उसको आप यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जो पर्सनल एक्सपेंसेस आपने ऐड करने हैं जस्ट उस ऑप्शन के ऊपर ही आप टिक करेंगे और उस पर्सनल एक्सपेंस को आप यहाँ अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। जिसको जो आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट कर लें, जो चाहिए सिर्फ उसको ऐड करें, बाकी आपको एक्स्ट्रा खाने नजर नहीं आएंगे। तो आपने अकॉर्डिंगली अपना यहाँ खर्चे डालने हैं। उसके बाद आपने जी नेट एसेट प्रीवियस ईयर जो कि आपने ऑब्वियसली अपने डालने होते हैं। अगर लेट्स से आपकी एज ज्यादा है और आपके पिछले सालों से भी आपकी कुछ सेविंग्स चली आ रही है और आपके कोई एसेट्स आपके नाम पे मौजूद है, या आप पिछले कई सालों से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कुछ पिछले सालों के एसेट्स या सेविंग्स हैं, तो वो फिगर आप यहाँ डाल सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ 0 डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन टॉपिक के ऊपर डिटेल में बताया हुआ है कि नेट एसेट प्रीवियस ईयर जितनी लेट से आपकी 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, तो वो आपने अकॉर्डिंगली यहाँ अमाउंट डालनी है। तो मैं फिलहाल जस्ट इसको आसान करने के लिए और बात को शॉर्ट करने के लिए यहाँ जस्ट 0 का फिगर डाल रहा हूँ ताकि चीजें जरा आसान से आसान हो। वैसे मैंने हर टॉपिक के ऊपर कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने पर्सनल एसेट्स के अंदर आना है और जो भी आपके एसेट्स हैं वो उनकी अब बकायदा इन्होंने इस फॉर्म के अंदर ये किया है कि अब उन्होंने बकायदा जो है ना वो इनकी हेडिंग्स बना दी हैं कि पहले सारे आपको जो है ना यहाँ नजर आता था कि आपकी प्रॉपर्टी का और उसके बाद आपकी मतलब जो भी एसेट्स की डिटेल थी वो सारा एक लंबा चौड़ा फॉर्म नजर आता था। अब उन्होंने इसकी ना बकायदा कैटेगरीज बना दी है। फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी अलग है, मूवेबल एसेट की कैटेगरी अलग है, एनी अदर एसेट की कैटेगरी अलग है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अब इस प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो भी आपने एसेट ऐड करना है जस्ट उस ऑप्शन के ऊपर टिक करें। जैसे कि मैंने ये 3 एसेट ऐड करने हैं तो मैं यहाँ इसको ऐड कर लूंगा और उसके बाद मैंने लेट से इन्वेस्टमेंट स्टॉक या बॉन्ड ऐड करना है तो उस प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ उसकी डिटेल एंटर करूंगा। मिसाल के तो मैं कहता हूँ जी मेरा एक बैंक अकाउंट है जिसका ये नंबर है और वो मेरा अकाउंट है, करंट है और लेट से वो यूबीएल के साथ है, तो ये मैं फर्जी यहाँ अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ, ये मेरा असल नंबर नहीं है। तो लेट से उस अकाउंट के अंदर मेरा जो है ना वो 40,000 पड़ा हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ मैं। और उसके अलावा मैंने कोई ये अकाउंट ये बेसिकली यहाँ से भी ऐड हो जाता है और ये बैंक अकाउंट की यहाँ भी ऑप्शन है। तो अगर आपके पास खाली IBN नंबर है तो वो यहाँ से आप ऐड कर लें। अगर आपके पास आपके पास खाली अकाउंट नंबर है वो यहाँ से ऐड होगा। अगर IBN वाला अकाउंट है आपका तो वो आपको यहाँ से आप IBN लिख के सर्च करेंगे, सिस्टम आपका नाम और टाइटल अकाउंट का खुद उठाएगा। तो अगर जॉइंट अकाउंट है तो फिर उस ऑप्शन के ऊपर टिक कर लें, फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो उस ऑप्शन के ऊपर टिक कर लें। तो इस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। IBN और नॉन IBN दोनों तरीकों से मैंने बता दिया है। उसके बाद आपके पास मूवेबल एसेट है, लेट से आपके पास कोई जो है ना वो इक्विपमेंट है, एनिमल है, मोटर व्हीकल है, आपके पास प्रीशियस पोजेशन यानी कि गोल्ड वगैरह है, हाउस होल्ड फैक्ट है, पर्सनल आइटम है। जो भी आइटम्स आपने ऐड करनी है उनको अकॉर्डिंगली आप यहाँ ऐड फिल करते जाएंगे उस ऑप्शन को और उसके बाद आप उसके अंदर अमाउंट एंटर करते जाएंगे। बाकी सारा तरीका सेम ही है। मोटर व्हीकल सेम उस ऑप्शन के साथ आप प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताते हैं, चेसी नंबर बताते हैं, मेक मॉडल बताते हैं कि किस कंपनी से है, मॉडल कौन सा है, और यहाँ से आप उसको ऐड करके उसके बाद आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद हाउस होल्ड फैक्ट में लेट से आपके पास जो है ना वो घर की टीवी, फ्रिज, एसी, बर्तन, मेरे को 2 लाख अमाउंट आ रही है
पर्सनल आइटम में आपके पास कुछ थोड़ी सी पर्सनल आइटम है, लेट से आपका मोबाइल फोन, आपकी जो है ना वो जो भी आपका पर्सनल बिलोंगिंग्स होती है, लेट से आपके पास वॉच है, कुछ इस तरह की चीजें, ये आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आपने कुछ कैश अगर डालना है, मिसाल के तौर पर कि इस बंदे के पास जो है ना वो कैश है इतना, तो कैश भी डाल दिया। और उसके बाद अगर मैं वापस आकर रिकंसिलेशन ऑप्शन के अंदर चेक करूं तो मेरी अभी भी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आ रही है कि जी 2,30,000 रुपए आपकी अभी भी अनरिकंसाइल्ड है। इसका मतलब ये है, सिस्टम यहां मुझे बता भी रहा है कि आपने हो सकता है अपने एसेट्स को अंडर डिक्लेयर किया है, ठीक हो गया, या आपने अब इनकम ज्यादा डाल दी, इसका ये मतलब हो सकता है। तो इसमें ये है कि अब मैंने फिलहाल इसके बंदे के खर्चे नहीं डाले, तो 7 लाख इसकी इनकम आई है, जो मैंने एसेट्स इसके बनाए हैं वो जस्ट 4,70,000 से हैं। जो बाकी अमाउंट मेरी 2,30,000 बची, उसको मैंने तमाम हेड्स के अंदर खर्चों के अंदर ब्रेक कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके जिस जिस हेड में मेरा खर्चा हुआ है। तो मैं जस्ट एक ही हेड में एंट्री डाल रहा हूँ ताकि टाइम बचे। आपने अपने तमाम हेड्स के अंदर उनको सेग्रीगेट करके खर्चे डालने हैं। तो मैंने यहां तक आपको बता दिया। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम अपनी इनकम का जो है ना सारी जो है ना वो प्रपोर्शन उसको खर्च नहीं शो करते। लेट से आपकी इनकम 7 लाख है तो हम ये कोशिश करते हैं कि 1.5 2 लाख 2.5 लाख खर्चे डाल दें और बाकी अमाउंट उसकी सेविंग्स में डाल दें। उसने अगर कैश बना लिया है उसमें कन्वर्ट कर लें, या उसने कोई कैश में सेविंग कर ली या पर्सनल आइटम में कर लिया, तो नॉर्मली रिटर्न इस तरीके से रेडी की जाती है। आप सारी की सारी अपनी इनकम चाहे कंज्यूम हो भी गई है तो हम एज अ कंसल्टेंट किसी को रिकमेंड नहीं करते कि सारी आप अपनी इनकम कंजम्पशन में ही दिखा दें। तो यहां तक मैंने रिटर्न को बड़ा सिंपल रखा है ताकि आप लोगों को बात समझ जाए थोड़े टाइम के अंदर। और अगर आपने डिटेल में वीडियोस देखनी है तो मेरी हर टॉपिक पर अलग वीडियो मौजूद है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। बाकी जस्ट बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, मोटर व्हीकल कैसे एंटर करनी है, प्रॉपर्टी कैसे एंटर करनी है, तकरीबन मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जो मतलब स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो आपको दूसरी वीडियोस में मिल जाएंगी। तो अगर इस एक वीडियो के अंदर मैं सब कुछ बताने लग जाऊं तो पॉसिबल नहीं है कि थोड़े से टाइम के अंदर सारा कुछ कवर किया जाए। अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाए तो नॉर्मली लोग अपना इंटरेस्ट ही लूज कर देते हैं। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। इस हवाले से अगर आप लोगों का फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन हो या टैक्स कंपनी ट्रेडमार्क वगैरह के हवाले से आपको किसी तरह की सर्विसेज भी रिक्वायर्ड हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज।